honorable guest on the dais, the honorable audience of the dais, I welcome you all. A very good evening to all of you. Today I have been called to speak on हम और हमारा संविधान. इस मुद्दे पर मैं कुछ आपसे चर्चा करूंगा. संविधान हम सभी जानते हैं कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट है जो समय के साथ अपने आप को इवॉल्व करता है. इट इज़ नॉट अ स्टैटिक डॉक्यूमेंट. और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि इट इज़ अ ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट, इट इज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट, because no one particular generation can claim the whole wisdom for the times to come. कोई भी एक जनरेशन इस तरह का दावा नहीं कर सकती कि सारी की सारी विजडम उसी के पास है. और इसलिए इस संविधान को वक्त के साथ साथ इवॉल्व करना है, कीपिंग इन व्यू द नीड्स, द रिक्वायरमेंट्स, द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल. लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम संविधान को अमेंडेबल बनाएं, फ्लेक्सिबल बना दें अपनी ज़रूरियात को ध्यान में रखते हुए, तो हम उसको इतना तब्दील कर दें कि वो अपनी जो कोर आइडेंटिटी है उस संविधान की वही ख़त्म हो जाए. बहुत सारे संविधान हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो फ्रोज़न डॉक्यूमेंट हैं. जैसे ऑस्ट्रेलिया का कॉन्स्टिट्यूशन आप लेंगे, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अमेंड एंड देयरफॉर उसके बारे में कहा जाता है इट इज़ लाइक अ फ्रोज़न डॉक्यूमेंट. और संविधान इतना अनअमेंडेबल भी नहीं होना चाहिए. किसी फिलोसोफर ने कहा है कि द ओनली आंसर टू द वेरी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिबेलियन बाय सिटीजन्स. और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि संविधान हो या कोई भी इस तरह की चीज़ हो, उसको इवॉल्व करना है विद द पैसेज ऑफ टाइम. हमारे संविधान ने भी ऐसा किया है. और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि संविधान में कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं जो कांस्टेंट रहेंगी, लेकिन जो सर्कमस्टेंशियल वैल्यूज़ हैं वो चेंज होती रहेंगी. और इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में बखूबी पहचाना. और सुप्रीम कोर्ट केम अप विद अ डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कि संविधान में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अमेंडमेंट की प्रक्रिया से भी नहीं हटाई जा सकती. क्योंकि वर्ड अमेंडमेंट का मतलब होता है लिमिटेड पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज़ नॉट द अनलिमिटेड पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन. और चूंकि वर्ड अमेंडमेंट में ही लिमिटेशन है, इसलिए यू कैन नॉट यूज द पावर ऑफ अमेंडमेंट टू डिस्ट्रॉय द कॉन्स्टिट्यूशन. थ्रू अमेंडमेंट एटलीस्ट सम थिंग्स शुड रिमेन विद द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 13 जजेस ने कहा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर को आप नहीं बदल सकते. बेसिक स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? रूल ऑफ लॉ बेसिक स्ट्रक्चर होगा, सेकुलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर होगा, इस देश में जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है विद फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये बेसिक स्ट्रक्चर होगा. जो फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर है, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का चैप्टर है, उसके अंदर जो एक कॉर्डियल रिलेशनशिप है, एक बहुत बैलेंस रिलेशनशिप है, वो जो रिलेशनशिप है वो बेसिक स्ट्रक्चर है. नोबडी कैन डिस्टर्ब दिस balance, the harmonious relationship between the fundamental rights and directive principle of state policy. और इसके साथ साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो खासियत है, क्योंकि आज हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन पर यहाँ पर बात करने के लिए खड़े हुए हैं, तो वो कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है? वो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, वो लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन है, वो प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इंक्लूसिव कॉन्स्टिट्यूशन है. बहुत बड़ी खासियत है हमारे संविधान की. और इन्हीं विचारधाराओं को दिमाग में रखते हुए संविधान बनाया था, क्योंकि संविधान निर्माताओं को पता था, और अंबेडकर साहब ने भी एक वक्त कहा था कि हमारे देश के अंदर दो तरह की विचारधाराएं चलती हैं. एक वो विचारधारा है जो समाज की विचारधारा है, जो इनइक्वालिटी की विचारधारा है, और एक विचारधारा वो संविधान की विचारधारा है जो कहीं ना कहीं इक्वालिटी की तरफ ले जाती है. एंड देयर इज अ कांस्टेंट स्ट्रगल बिटवीन दीज टू आइडियोलॉजीज. पूरा का पूरा सामाजिक जो व्यवस्था है और जो संवैधानिक सोच है, उन दोनों ही सोच में बहुत टकराव है. और इसलिए हमें संविधान को सर्वोपरि रखते हुए जो उसके अंदर वैल्यूज़ हैं उसका दिमाग में रखना होगा. बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि संविधान के अंदर चूंकि फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं, मूलभूत अधिकार दे रखे हैं, और इसलिए संविधान ज़रूरी है. यानी कि हम नागरिकों की तरफ से बोलते हैं कि संविधान में नागरिकों के अधिकार हैं, इसलिए संविधान बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है. लेकिन मैं उलट बोलता हूँ कि संविधान के अंदर जो स्टेट है, जो स्टेट अपरेटस है, उसकी जो अनलिमिटेड पावर्स हैं, उन अनलिमिटेड पावर्स को लिमिटेड करने के लिए संविधान आता है. क्योंकि स्टेट को हम
अनरेगुलेटेड नहीं छोड़ सकते। और इसीलिए संविधान एक रेस्ट्रिक्शन डालता है, और इसलिए मैं कहता हूं कि संविधान by granting certain rights to the citizens, it is also put certain restrictions on the power of the state apparatus to, you know, be within the limits of rule of law. जो कायदा है, जो कानून है, उसके नीचे सब कोई रहे, उसके लिए लिमिटेशन भी जो है संविधान डालता है। और इसी चीज़ को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, यानी फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। One of the important philosophy of the constitution is to restrain the unrestrained power of the state. और ये पहली बार हमारे संविधान ने नहीं किया। इसकी शुरुआत अगर आप जाएंगे तो मिडल इंग्लैंड में आपको देखने को मिलेगी, जब मैग्ना कार्टा जो है इशू किया जाता है 1215 के अंदर। और 1215 के अंदर हो क्या रहा है कि किंग और उसके बैरन में रिबेल है, और इस पॉलिटिकल क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए 1215 के अंदर मैग्ना कार्टा लाया जाता है, जिसके अंदर 363 क्लॉजेज हैं। और इस 63 क्लॉजेज में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज था, बाकी क्लॉजेज तो जो किंग और जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बीच के रिलेशनशिप को और ग्रीवेंसेस को रेगुलेट करने के लिए था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज इसके अंदर क्लॉज 39 था। वो कहता था कि दी फेयर जस्टिस विल बी प्रोवाइडेड टू फ्री सिटीजन्स। हालांकि फ्री सिटीजन्स उस वक्त बहुत कम होते थे, लेकिन फिर भी मैग्ना कार्टा ने जो किंग की पावर हैं उस पर कहीं ना कहीं कंट्रोल किया। और ये मैग्ना कार्टा ने एक बार कर दिखाया कि इवन द किंग इज बाउंड बाय द लॉ, इवन किंग इज अंडर द लॉ लाइक एनी ऑर्डिनरी सब्जेक्ट, एनी ऑर्डिनरी सिटीजन। किंग की भी अनरिस्ट्रेन्ड पावर नहीं है। तो जो 1215 में जो एक यात्रा शुरू हुई थी, हमारे संविधान ने भी उस यात्रा को दिमाग में रखा और बहुत सारी वैल्यूज हमारे संविधान के अंदर डाली गई थी। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि संविधान की जो इंटरप्रेट करने की पावर है वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास है, एंड सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल आर्बिटर एज फार एज द इंटरप्रिटेशन टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इज कंसर्न। क्योंकि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन नहीं होगी, वो एक तरह से हमारे लिए एक डेड लॉ की तरह है। लॉ लाइफ तभी होगा, जिंदा तभी कहलाएगा, जब उसकी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हमारे सामने निकल कर आएंगी। और इसी सुप्रीम कोर्ट ने हमारे संविधान को बहुत कंजर्वेटिव तरीके से इंटरप्रेट करते हुए बहुत लिबरल तरीके पर आए हुए हैं। और इस यात्रा को मैं कहता हूँ कि यात्रा शुरू हुई करीब करीब 1975 से लेकर और 1978 तक आते आते इस तरह के आप डिसीजंस देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के कि वो कंजर्वेटिव इंटरप्रिटेशन से बहुत ज़्यादा लिबरल इंटरप्रिटेशन की तरफ गया है। आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे, हालांकि अब मुझे यहाँ नहीं पता कि कितने लॉ के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन एक केस का मैं जिक्र ज़रूर करूँगा, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट केस है जिसको हम हैबेस कॉर्पस केस के भी नाम से जानते हैं, और ये इतना इंपॉर्टेंट केस है जो इमरजेंसी के दौरान हमारे जजेस डिसाइड कर रहे हैं। और देखिए कितना, और इसलिए मैं कहता हूँ कि nothing is a political category in this world, everything is political, even our Supreme Court is a political institution. Side by with being a constitutional institution, it is also a political institution. वो देखता है कि समाज में क्या हो रहा है, वो देख रहा है कि कहाँ क्या हो रहा है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक रेस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन आर्टिकल 21 में दी। आर्टिकल 21 कहता है, नो वन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। यानी कि आप किसी की पर्सनल लिबर्टी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो किसी की लाइफ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप उसको छीनना चाहते हैं तो एक प्रोसीजर से छीनेंगे, और वो प्रोसीजर लॉ के द्वारा एस्टैब्लिश होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन दिया कि अगर प्रोसीजर है तो आप किसी की लिबर्टी, आप किसी की लाइफ छीन सकते हैं। ये बहुत कंजर्वेटिव इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि प्रोसीजर किस तरह का भी आप लॉ से बना लीजिए और जिंदगी छीन लीजिए। जब इस प्रोविजन पर आर्टिकल 21 पर सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, जो उस वक्त के एडवोकेट जनरल जो थे अटॉर्नी जनरल निरेन डे, उनसे पूछा, कैन यू मेक अ प्रोसीजर फॉर शूटिंग अ पर्सन एंड यू कैन किल अ पर्सन? And the Attorney General replied, my lordship, I am very sorry, but yes, this is the situation. If we have a procedure to kill a person, then we can kill a person if we have a procedure under Article 21. ये बहुत restrictive interpretation था सुप्रीम कोर्ट का कि अगर आपके पास प्रोसीजर है तो आप किसी को मार सकते हैं या उसकी ज़िंदगी, उसकी जो है फ्रीडम को छीन सकते हैं। लेकिन जैसे इमरजेंसी खत्म हुई और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट को पहली बार मेनका गांधी में मौका मिला, तो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 1978 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक लार्जर जो लिबरल इंटरप्रिटेशन किया आर्टिकल 21 का, और उन्होंने कहा जो आर्टिकल 21 में शब्द आते हैं, द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय द लॉ, ये कोई भी प्रोसीजर नहीं हो सकता, बट दिस प्रोसीजर मस्ट बी फेयर, रीजनेबल एंड जस्ट।
तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है कि जो बातें कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी गई हैं उसको डालने की कोशिश कर रहा है, जिसे हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में कहते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। यानी कि कोई भी प्रोसेस बनाकर आप जिंदगी नहीं छीन सकते। वो प्रोसीजर कैसा होना चाहिए? वो प्रोसीजर रीजनेबल होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, और इसको कहा गया प्रोसीजरल फेयरनेस। और इसमें क्या हो रहा है कि वही सुप्रीम कोर्ट है जो इमरजेंसी के दौरान एक अलग इंटरप्रिटेशन दे रहा है, और इमरजेंसी का खत्म होते होते एक अलग इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट दे रहा है। और इसको मैं एक यात्रा मानता हूँ कि चूंकि एक ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट है, इसलिए वो अपने आप को समय के हिसाब से इवॉल्व करता है धीरे धीरे करके। तो हमें कंजर्वेटिव जो डेफिनेशन इंटरप्रिटेशन था, जो स्टाइल ऑफ इंटरप्रिटेशन था सुप्रीम कोर्ट का, उससे हम एक लिबरल इंटरप्रिटेशन की तरफ गए हैं, और ये कहा है कि जो भी आप प्रोसीजर किसी की फ्रीडम छीनने का या किसी की लाइफ छीनने का अगर आप बनाएंगे तो वो फेयर, इक्विटेबल एंड जस्ट होना चाहिए। एक और बात मैं कहूँगा कि आजकल बहुत ज़्यादा हम, क्योंकि मैं भी अभी जुडिशरी की बात कर रहा हूँ, और उस वक्त की भी जुडिशरी मैंने आपको दिखाई कि किस तरह की जुडिशरी काम कर रही थी, तो आज की भी जुडिशरी पे थोड़ा सा नज़र मारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब इमरजेंसी के दौरान जुडिशरी प्रेशर में आ सकती है तो आज भी आ सकती है, और जब भी आप इस तरह की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट्स बनाते हैं तो उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस निकलते हैं। विथ ऑल apology and with all respect to the Supreme Court, now I think in the Supreme Court also there is something amiss in the Supreme Court. लोग ये तो ज़रूर पूछ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 4 ऑनरेबल जजेस ने जो तरीका अपनाया है वो तरीका सही नहीं था, यानी कि उनके तरीके पे सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन वो उन लोगों ने ये कदम क्यों उठाया इस पर कम चर्चा हो रही है। चर्चा तरीकों पर तो हो रही है कि तरीका बेहतर था, तरीका गलत था, या आज तक इस तरह का अनप्रेसिडेंटेड तरीका इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया नहीं अपनाया गया, लेकिन इस पर चर्चा नहीं हो रही कि व्हाई 4 सीनियर मोस्ट जजेस एंड इंपॉर्टेंट जजेस दे कॉन्स्टिट्यूट द कॉलेजियम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। Beside Chief Justice of India, these 4 judges constitute the collegium who decide very important matters. Transfer, appointment to High Court, appointment to Supreme Court. These matters are decided by this collegium. And these honorable 4 judges they are part of this collegium. They are very important judges. And they, brought out certain important questions, what is happening inside the Supreme Court. And as an institution created by the Constitution of India, Supreme Court cannot operate without transparency and accountability. Yes, according to the Constitution, we'll give you independence, but that independence cannot be without accountability. हम आपको इंडिपेंडेंस देना चाहते हैं, क्योंकि बगैर इंडिपेंडेंस के आप फेयरनेस नहीं कर सकते, आपके फैसले जस्ट एंड रीजनेबल नहीं होंगे। लेकिन आपकी भी जो इंडिपेंडेंस है, दैट कैनॉट बी विदाउट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। अगर 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस बाहर आकर कुछ कहते हैं तो हमें देखना होगा कि व्हाई इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स आर बीइंग एलोकेटेड टू अ सर्टेन बेंच अगेन एंड अगेन, इग्नोरिंग द 4 इंपॉर्टेंट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। क्यों ऐसा हो रहा है? कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा। जस्टिस लोया का केस आप देखिए, जजेस ने कहा, जब मीडिया ने उनसे पूछा गया कि योर लेटर वाज अबाउट जज लोया's डेथ, Justice Gogoi replied, yes, it was about Justice Loya's death. Why the same fraternity is not so much eager to conduct an independent proof into Justice Loya's death? Why they're so afraid? मैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के पूरे फेवर में हूँ, लेकिन कभी आपने इस तरह के इंस्टीट्यूशंस देखे हैं? आरटीआई कहता है कि every body, every authority which is created by the Constitution is authorized to give answers under RTI, Section 2H of RTI Act 2005. पब्लिक अथॉरिटी डिफाइन करता है। पब्लिक अथॉरिटी का मतलब है कोई भी ऐसी चीज जो संविधान ने बनाई हो, पार्लियामेंट ने बनाई हो, स्टेट असेंबलीज ने बनाई हो, सरकार के नोटिफिकेशन से बनी हो, पब्लिक अथॉरिटी है। सुप्रीम कोर्ट इज क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 124 of the Constitution. Supreme Court is the creation of the Constitution, and therefore, if you see Section 2H of RTI and Article 124 of the Constitution, Supreme Court is a public authority answerable under RTI. But Supreme Court is saying, no, we are not answerable under RTI because the office of the Chief Justice is not answerable under RTI. It is not a public authority. आप सबको कानून बताते हैं, the people who are contesting election, they should come out clean. They must submit their educational qualification, their criminal antecedents, their all dues to the government, etc. and etc.
and when it comes to you, you say we are not covered by RTI. This matter went to CIC, Central Information Commission. Central Information Commission decided that Supreme Court is covered by RTI. Then this matter went to the High Court. High Court said you are covered by RTI. And now this matter is pending before the Supreme Court. And you say the Supreme Court will decide this matter. Do you think it will decide against? So these are very important questions which we need to ask कि हम किस तरफ जा रहे हैं. अगर ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं तो आपको भी करना पड़ेगा. और इसको मैं कहता हूँ कि इसको हम कहते हैं शॉकिंग थ्योरी, कि आपको जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं डेमोक्रेसी के, उनको कहीं ना कहीं शॉक देना पड़ेगा. जैसे हम इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, शॉक देना पड़ेगा. और तभी ये इंस्टीट्यूशंस डेमोक्रेटिक होंगे, तभी ये इंस्टीट्यूशंस अकाउंटेबल होंगे, तभी ये इंस्टीट्यूशंस ट्रांसपेरेंट होंगे. वरना जितने नॉन ट्रांसपेरेंट होंगे, जितने नॉन अकाउंटेबल होंगे, ये उतने ही एंटी डेमोक्रेटिक होंगे. क्योंकि डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट द अकाउंटेबिलिटी, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट ट्रांसपेरेंसी. और इसलिए हमें इन सारे सवालों का जवाब देना होगा. संविधान के आप इंटरप्रेटर हैं, हम मानते हैं, लेकिन आपके इंटरप्रिटेशन इतनी जल्दी कैसे बदलते हैं हमें समझ नहीं आता है. मैं सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन हमने कहा, अभी हज सब्सिडी पर सरकार ने एक फैसला लिया. 2012 में जस्टिस मार्कंडे काटजू जी ने एक फैसला दिया था जब हज सब्सिडी चैलेंज की गई थी. और जस्टिस मार्कंडे काटजू ने कहा कि हज सब्सिडी का जो दिया जाता है वो इतना नॉन कॉन्सिक्वेंशियल है, इतना इनकॉन्सिक्वेंशियल अमाउंट है हमारे बजट का, कि उससे कोई भी संविधान के अंदर गड़बड़ी पैदा नहीं होती है, इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल है. उसके थोड़े दिन बाद ही एक और बेंच बैठती है और वो कह देती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल तो है लेकिन खत्म किया जाए. और 2022 तक का टारगेट दे दिया गया. और आज जो हमारी सरकार है वो क्या कहती है? नो अपीजमेंट, डेवलपमेंट विद डिग्निटी. यानी कि हज सब्सिडी खत्म करना लोगों को डिग्निटी देना है, अपीजमेंट के खिलाफ है. तो जो डिफरेंट स्टेट्स में जो यात्रास के लिए जो अमाउंट दिया जा रहा है, जो विदेशों में भी, कंबोडिया जाने के लिए, श्रीलंका जाने के लिए, पाकिस्तान जाने के लिए, मानसरोवर चाइना में जाने के लिए, ये अमाउंट के डिग्निटी के खिलाफ नहीं है. When one amount which is given to the in the Hajj subsidy is against the dignity of a person, then how you are giving dignity by giving the same amount to the people of other community? I think the government is doing indignified work for the people whom it claim to represent. और इसलिए तकाजा तो ये कहता है कि अगर आपने कोई स्टेप यहाँ पर लिया है तो सेम स्टेप आपको वहाँ लेना चाहिए, क्योंकि यू आर अ सेकुलर स्टेट. मैं जो आप अरेंजमेंट करते हैं इसके खिलाफ नहीं हूँ. आप जो कुंभ मेला में आप अरेंजमेंट करते हैं, आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए करना पड़ेगा, बहुत बड़ा अमाउंट आपको खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की. लेकिन जब आप स्टेट एलोकेट, जब आप फंड करते हैं और आप फिर दूसरे को कहते हैं कि नहीं कर सकते हैं, हालांकि बहस अलग है कि वो फ़ायदा किसको जा रहा था, वो एयर इंडिया को जा रहा था या किसको जा रहा था, ये बहस अलग है. लेकिन अगर अमाउंट एलोकेट हो रहा है तो एक कम्युनिटी के लिए वो इनडिग्निटी है और दूसरी कम्युनिटी के लिए वो डिग्निफाइड एक्ट है, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ. और यही मैं समझता हूँ कि इंटरप्रिटेशन का एक तरह से खेल भी होता है. नेशनल एंथम कोई जज आते हैं तो कंपलसरी हो जाता है, लेकिन कोई जज आते हैं तो वो कहते हैं कि सिनेमा घरों में लोग प्योर एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, कल जाकर आप सिनेमा हॉल्स में शॉर्ट और टी शर्ट्स में भी आने के लिए मना करेंगे. ये नेशनलिज्म कहाँ तक जाएगा? यू शुड नॉट वियर नेशनलिज्म ऑन योर स्लीव्स, एंड नेशनलिज्म कम्स फ्रॉम द माइंड, नॉट फ्रॉम क्लोथ्स एंड नॉट फ्रॉम एनीवेयर एल्स. यूएस में 1943 का एक फैसला बता रहा हूँ, उसके बाद अपनी बात खत्म करूंगा. यूएस में एक सवाल आया, क्या सैल्यूटिंग द नेशनल फ्लैग ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इज कंपलसरी? 1943 में एक फैसला आया, यूएस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यू कैनॉट कंपेल अ पर्सन और अ सिटीजन टू सैल्यूट द यूएस फ्लैग. कंपेल नहीं कर सकते, क्योंकि देशभक्ति कंपल्शन का काम नहीं है. और ये जो जिंगोइज्म चल रहा है, इसकी कोई भी जगह हमारे संविधान के अंदर नहीं है, क्योंकि जब भी आप कंपल्शन की बात करेंगे तो जो संवैधानिक स्पिरिट है वो कहीं ना कहीं मरेगी. और इसलिए अगर आप संविधान को एक लिविंग डॉक्यूमेंट, एक ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट आप रखना चाहते हैं, तो सरकारों की जो पावर है, जो अनलिमिटेड पावर है, उस पर भी कहीं ना कहीं हमें रेस्ट्रिक्शन की बात करनी होगी. आज उत्तर प्रदेश के अंदर एनकाउंटर को पॉलिसी की तरह कहा जा रहा है और दहाड़ा जा रहा है.
कि एनकाउंटर हम कर रहे हैं, हमने इतने लोग मार दिए, इतने लोग कर दिए, लेकिन ये एनकाउंटर जब आप एक स्टेट पॉलिसी बनाएंगे तो कहीं ना कहीं वो फेक एनकाउंटर होगा, क्योंकि एनकाउंटर शब्द ही का मतलब होता है मुठभेड़, यानी कि आप गए कहीं पर और आपसे मुठभेड़ हो गई, लेकिन आप प्री प्लानिंग इस इंडिशन से जाएंगे कि एनकाउंटर करना ही करना है, तो ये कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट जो हमारे हैं उनका कहीं ना कहीं वायलेशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का वायलेशन है, और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जो सपना देखा था एक इंक्लूसिव भारत का, एक डेवलप्ड भारत का, एक ऐसे प्रोग्रेसिव भारत का, डेमोक्रेटिक भारत का, रिपब्लिक का, वो सपना कहीं ना कहीं मरेगा। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म, बहुत बहुत